नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरव प्रथम के गद्य खंड का अध्याय मियाँ नसरुद्दीन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती जी। तो इस अध्याय को पढ़ने से पूर्व हम इसका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं, जो यहाँ दिया हुआ है कि मियाँ नसरुद्दीन एक शब्द चित्र है। गद्य की एक विधा है शब्द चित्र, जहाँ पर लेखक अपने अनुभवों को साझा करता है गद्य विधा में। तो मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र इनके द्वारा सोबती जी द्वारा लिखी हुई हम हशमत नामक संग्रह से उद्धृत है, ली गई है। इसमें खानदानी नानबाई वो होते हैं जो विभिन्न किस्म की रोटियां बनाना जानते हों। तो खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। तो यहाँ नसरुद्दीन इस शब्द चित्र के मूल पात्र हैं। तो उसके व्यक्तित्व को, रुचियों को और स्वभाव को यहाँ दर्शाया गया है। मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत, गुणवत्ता को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं, अर्थात जो अपने काम धंधे को कला का स्थान देते हैं। ये ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं और करके सीखने को ही असली हुनर मानते हैं कि असली विद्या वही है जो करके सीखी जाती है, असली गुणवत्ता वही होती है, अनुभवों के द्वारा जो सीखी जाती है। अब पाठ का अध्ययन करते हैं। मियाँ नसरुद्दीन। तो यहाँ लेखिका कृष्णा सोबती जी वर्णन करती हैं कि साहबों, तो यहाँ साहबों जो है वो संबोधन के लिए प्रयुक्त हुआ है, सम्मान सूचक संबोधक शब्द है ये। साहबों, उस दिन अपन अर्थात हम सब मटिया महल की तरफ से न गुजरे जाते। तो ये स्थान का नाम है कि मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहा के घूम धड़क्के में, अर्थात वो जो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों मसीहा के घूमने के बाद नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे पहचानते कि उनके साथ ही घूम रहे थे साहित्यकार, राजनीति और कला के विज्ञ लोगों के साथ। और वो घूमते घूमते इधर मटिया महल की तरफ से गुजरे तो उन्होंने जो नानबाइयों का मसीहा था नसरुद्दीन, उससे मुलाकात की। अगर वो उस तरफ से न गुजरे होते तो शायद ये नानबाइयों के मसीहा नसरुद्दीन से मुलाकात न कर पाते, इनको पहचान न पाते और कैसे उठाते लुत्फ। तो लुत्फ का अर्थ होता है आनंद, उनके मसीही अंदाज का। तो काफ़ी देर इनसे वार्ता भी हुई और इनके जो हाथ में जो रस था, स्वाद था विभिन्न किस्म की रोटियां बनाने का, वो लुत्फ भी, वो आनंद भी नहीं ले पाते। तो आगे लेखिका जी वर्णन करती हैं कि हुआ यह है कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े, अर्थात उसी के विपरीत में मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गई। एक निहायत मामूली, मतलब एक बिल्कुल छोटा मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके वहीं पर रुक गए। आटे का ढेर देखकर सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, कि आटे का ढेर वहाँ छान रहे थे, लगा रहे थे। तो उसको देखकर लेखिका व उसके साथियों ने सोचा कि शायद यहाँ पर सेवइयाँ बनाने की तैयारी की जा रही होगी। पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। लेकिन जब उन्होंने पूछताछ की तब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये खानदानी नानबाई हैं मियाँ नसरुद्दीन, उनकी दुकान पर वो उपस्थित हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए और मियाँ नसरुद्दीन
56 किस्म की 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं, बीड़ी का सुट्टा सुलगाए हुए है। मौसमों की मार से पका चेहरा, अर्थात विभिन्न मौसम वो सहन कर चुके हैं, भट्टी के सामने ही तपते रहते हैं, बाहर खुले आसमान के नीचे श्रम करते रहते हैं। आंखों में काइयाँ भोलापन, काइयों से तात्पर्य है कि चतुरता धूर्तता, और उनकी आंखों में धूर्तता और भोलापन झलक रहा था। पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, पेशानी अर्थात उनके मस्तक पर, माथे पर मंजे हुए अर्थात एक अनुभवी कारीगर के तेवर झलक रहे थे। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए। तो जैसे ही हम उनके समक्ष गए, दुकान के समक्ष, तो हमें ग्राहक समझकर मियाँ नसरुद्दीन ने हमारी तरफ देखकर कहा कि फरमाइए, अर्थात आदेश कीजिए। झिझक से कहा कि हमने झिझक से कहा आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो, कि आपके पास अगर वक्त है, समय है, तो आपसे कुछ सवाल पूछने थे। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। पंच हजारी अंदाज इसलिए बताया है कि ये पूर्व में जब रियासतें होती थी तो उस समय ये राजाओं के ओहदे होते थे, पद होते थे, कि 4 हजारी, 5 हजारी, 7 हजारी, इस प्रकार से 6 हजारी। तो ये जिसके पास जितने सैनिक होते थे उसको उसी प्रकार से पदवी दे दी जाती थी। तो पंच हजारी राजा के जैसे ही उन्हीं के अंदाज में सिर हिलाया कि निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, लेकिन यह तो कहिए कि आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। घूर कर देख कर बोला कि आप कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, अखबार पढ़ने वाले तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुराफात है। खुराफात से तात्पर्य है शरारत है, ये तो खोजियों, खोज करने वालों लोगों की शरारत है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला अकर्मण्य मानते हैं, कि उन्होंने ऐसा सोचा कि कहीं ये अखबार में लिखने वाले हैं, इसलिए शायद ये पूछताछ कर रहे हैं। तो बताया कि हम जो अखबार पढ़ने वाले और अखबार लिखने वाले, अखबार में काम करने वाले, दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। निठल्ला जो मतलब कर्म नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, अकर्मण्य। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है, कि जो काम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। खैर, आपने यहाँ तक की आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। तो लेखिका जी ने इनसे सवाल किया कि पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म, अर्थात विद्या या ज्ञान, कि भिन्न भिन्न प्रकार की रोटियां पकाने का आपको जो विद्या है, आपने कहाँ से हासिल की थी, कहाँ से प्राप्त की थी। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, अर्थात उनकी मोटी मोटी आंखें हमारी तरफ देखकर फिर तरेर कर बोले, अर्थात आवेश में आकर, तेवर में आकर बोले, क्या मतलब, क्या मतलब हमने ये विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने का इल्म, विद्या कहाँ से सीखी। पूछिए साहब, क्या पूछो कि नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा, क्या नगीना साज के पास जाएगा। तो प्रश्नात्मक शैली में वो जवाब देते हैं कि नान भाई क्या ये विद्या सीखने के लिए क्या कहीं और जाएगा, अर्थात ये तो उसे अपने खानदान से ही प्राप्त होती है। क्या नगीना साज के पास जाएगा, कि नगीना जड़ने वाले के पास थोड़ी वो ये इल्म सीखने के लिए जाएगा। या आईना साज, आईना दर्पण साज के पास या दर्पण बनाने वाले के पास जाएगा। क्या मीना साज, मीनाकारी करने वाले के पास जाएगा। या रफूगर, रफू करने वाले, या रंगरेज, कपड़े रंगने वाले, या तेली, तंबोली से सीखने जाएगा, या किसी तेली व्यक्ति से सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, अर्थात ये आपने क्या कह दिया
यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा, कि ये किस्म किस्म की रोटियां बनाना तो हमारा खानदानी धंधा है, खानदानी पेशा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए, हाँ अगर ज्ञान की बात पूछते हैं तो कुछ भी सीखा अपने वालिद अर्थात अपने पिता उस्ताद गुरु से ही सीखा। कि अगर आप ज्ञान की बात कर रहे हैं कि ज्ञान कहाँ से सीखा, तो ये ज्ञान हमने अपने गुरु और अपने पिता से ही सीखा था। मतलब यह है कि हम घर से न निकलने की कोई पेशा अख्तियार करेंगे। कि इसका अर्थ यह है कि हम घर से न निकलें कि कोई पेशा अख्तियार अर्थात हासिल करेंगे, अपनाएंगे। और जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया। कि जो बाप दादाओं में हुनर था, बाप दादा अर्थात जो पैतृक रूप से पुरखों से जो कार्य करते आ रहे थे, पेशा था, वही मैंने अपना लिया था। बाप दादा का हुनर था वही उसने पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर बैठे वही उनके ठिए पर। तो वालिद अर्थात पिता और मरहूम जो मृत्यु को प्राप्त कर लिए हों, कि मृत्यु को प्राप्त करने के बाद पिता के उस पेशे को छोड़ जाने के बाद या उस कार्य को छोड़ जाने के बाद मैंने उनके स्थान पर अपना स्थान जमा लिया था, अर्थात मैं उनके स्थान पर विराजमान हो गया था। फिर प्रश्न किया जाता है कि आपके वालिद, तो मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर कि क्षण भर को किसी भट्टी में गुम हो गई थी। तो जैसे ही वह अपने वालिद पिता के बारे में चर्चा करते हैं तो क्षण भर के लिए उनकी जो सोच है, आंखें हैं, वो भट्टी में गुम हो गई थी, अर्थात भट्टी की तरफ देखी जा रही थी। लगा गहरी सोच में है, ऐसा प्रतीत हुआ कि वो गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? तो हमने प्रश्न किया कि क्या आंखों के सामने आपके वालिद का पिता का चेहरा घूम रहा है? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गडैया वाले के नाम से। तो उनके पिता के लिए बताया गया है कि हमारे पिता मशहूर थे किस नाम से, कि मियाँ बरकत शाही नानबाई गडैया वाला। तो गडैया वाला ये स्थान है और ये इनका नाम बताया गया है। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा, तो स्वयं के दादा के बारे में बता रहे हैं मियाँ नसरुद्दीन कि आला नानबाई मियाँ कल्लन। तो ये दोनों ही नानबाई थे और दोनों ही प्रसिद्ध थे। तो इनके दादा तो आला नानबाई मियाँ कल्लन और इनके जो पिता हैं मियाँ बरकत शाही नानबाई गडैया वाले। फिर पूछा गया कि आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो, कि इन दोनों में से ही पिता और दादा की किसी किसी की भी कोई नसीहत, सलाह मशवरा, राय याद हो जो इस पेशे से संबंधित दी गई हो। तो नसरुद्दीन जी कहते हैं कि नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहत से नहीं। हाँ, कि नसीहत किस चीज़ के लिए देते हैं? काम तो जब करेंगे तो अनुभव से हमें सीख प्राप्त होगी। नसीहत अर्थात नसीहत से काम थोड़ी सीखा जाता है, काम तो करने से सीखा जाता है। वजह फरमाया है अर्थात ये आपने ठीक या उचित बात कही है, पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप, हमने भट्टी की ओर इशारा करते हुए पूछा कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा, अर्थात कुछ न कुछ तो वसीयत दी हो, कुछ न कुछ तो नसीहत दी होगी, कुछ न कुछ तो सीख दी होगी। नसरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले। तो उन्होंने जैसे ये प्रश्न पूछा कि वालिद साहब ने सीख के तौर पर आपको क्या कहा, कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा। तो नसरुद्दीन ने जल्दी जल्दी बीड़ी के 2-3 कस खींच लिए और फिर गला साफ करके कहा, बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, तो बताए दिए देते हैं।
आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कै अलिफ, फिर बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, तो बच्चा कहता है बे। कह जीम, तो बच्चा कहता है जीम। इसी बीच उस्ताद उस्ताद मतलब उसका गुरु, जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। कि जैसे ही वो उसके सिर पर हाथ धरता है, शागिर्द अर्थात शिष्य चुपचाप परवान करता है, उसका अनुगमन करता है, जैसे कि गुरु कहते हैं। समझे साहिब, तो वो उनकी पूरे ग्रुप को कहते हैं लेखिका के, कि अब समझ में आ गया। एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी कि एक तो इस प्रकार की पढ़ाई होती है, और दूसरी, इतने में ही बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज दे डाली और कहा, कहो भाई मीर साहिब, सुबह न आना हुआ पर क्यों, कि सुबह क्यों नहीं आए। मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे, कि अभी अब वापस लौट कर आ रहे हैं तब बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत, अर्थात दूसरी पढ़ाई के लिए कुछ कह रहे थे ना, ये प्रश्न किया गया। पर इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं ही सिर हिलाया कि सुकरात हो। जैसे कि प्रसिद्ध राजनीति विज्ञान के ज्ञाता और दार्शनिक सुकरात ने आत्मचिंतन करके और सिर हिलाया हो, उसी प्रकार से उसी मुद्रा में मियाँ नसरुद्दीन ने भी सिर हिलाया। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और न जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन तीनों जमातों का, जमात अर्थात वैसे तो शाब्दिक अर्थ पंक्ति है, लेकिन यहाँ क्लास कक्षा के लिए कहा गया है, कि उन तीनों जमातों कक्षाओं का क्या हुआ इन तीन क्लासों का, कि न वो कच्ची में बैठा, नर्सरी में बैठा, न वो पक्की में बैठा, और न ही दूसरी में। तो इस प्रकार से, और डायरेक्ट वो तीसरी में ही जा बैठा। तो इस प्रकार से इन तीनों क्लासों का क्या हुआ, तीनों कक्षाओं का क्या हुआ। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे, अर्थात वही प्रश्न हम पर रख दिया गया। आप ही बताइए, उन दो तीन जमातों का क्या हुआ, अर्थात वो दो तीन कक्षाओं का क्या हुआ, सीधे वो तीसरी कक्षा में कैसे पहुंचे। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। तो इधर से लेखिका ने जवाब दिया कि यह बात तो मेरी समझ से बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। तो मियाँ कल्लन के पोते अर्थात मियाँ नसरुद्दीन, जो इस समय वृद्धावस्था में थे, 70 की उम्र के आसपास थे, तो उनके दांत आधे ही बचे थे। इसलिए कहा गया है कि अपने बचे खुचे अर्थात आधे बचे हुए दांतों से वो खिलखिलाकर हंस दिए, जब उन्होंने ये कहा कि यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। मतलब मेरा क्या साफ न था, लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। फिर वो कहते हैं कि हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान बाई का हुनर सीख जाते, अर्थात जो विभिन्न किस्म की रोटियां बनाने का हुनर है, विद्या है, क्या वो हम सीख पाते। अगर हमें प्रारंभ में बर्तन धोना नहीं आता, भट्टी बनाना नहीं आता, भट्टी को आंच देना नहीं आता, तो हम इस प्रकार से नहीं सीख पाते हैं। उसी प्रकार से वो भी जो तीसरी कक्षा में बैठा हुआ बच्चा है, वो भी पूर्ण रूप से विज्ञ या उस विद्या को हासिल नहीं कर पाएगा। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, कि इस प्रकार से हमारी तरफ देख रहे थे कि जैसे उन्हीं के प्रश्न का उन्हें जवाब प्राप्त करना है। फिर बड़े ही मंझे अंदाज में कहा, कि अनुभव के अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब,
यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा, कि शिक्षा की शिक्षा भी, कि जो शिक्षा की शिक्षा प्राप्त की जाती है वो भी बड़ी चीज होती है। सिर हिलाया, हैं साहिब माना? तो पूछा गया कि हाँ साहब माना तुमने। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता तो खोमचा, हमने न लगाया होता खोमचा तो आज के यहाँ बैठे होते। तो खोमचा उन्हीं को कहते हैं जो कि ये विभिन्न चाट और रोटी बनाने का जो कार्य किया जाता है उसी को खोमचा कहते हैं। कि अगर हम खोमचा, ये रोटियों का पेशा व्यापार शुरू नहीं करते तो क्या आज हम यहाँ बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा, अर्थात बात को बदल दिया। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? क्या आपने ये जिक्र किया था कि आप खानदानी नानबाई हैं? तो आप ये बताने का कष्ट करें कि यहाँ कोई और भी नानबाई है क्या? मियाँ ने हमारी तरफ घूरा। बहु तेरे बहुत से लोग हैं पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नान भाई कोई नई चीज खिला सकते हो? तब उनको ये अपने बुजुर्ग के बारे में बताया कि बादशाह सलामत ने हमारे बुजुर्ग से कहा कि मियाँ नान भाई कोई नई चीज हमें बनाकर खिला सकते हो? तो नान भाई ने कहा, हुक्म कीजिए जहां पना। बादशाह सलामत ने फरमाया, आदेश दिया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न ही पानी से बने। तो क्या उनसे बनी ऐसी चीज? तो ये इनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इस प्रकार की चीज बना ली? तो जवाब देते हैं कि क्यों न बनती साहिब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई, खूब सराही, अर्थात खूब प्रशंसा की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया है, अर्थात कुछ रुचिपूर्ण यहाँ विषय प्रारंभ हो गया था। तो इसलिए उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारा आना यहाँ पर सार्थक हो गया है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खासी चीज होगी? तब उन्होंने बेसब्री से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज आ गई जो बिना पानी के और बिना पकाए बनाई जा सकती है? तो इस प्रकार से बेसब्री से पूछा कि वो पकवान क्या था, कोई खास चीज ही होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बताएंगे। कि रूखे स्वर में बोले कि ये हम नहीं बताएंगे कि वह पकवान कौन सा था। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न, कि खानदानी नान बाई कुएं में भी रोटियां पका सकता है। तो इसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है, बिना पानी के और बिना आँच के पकवान तैयार कर सकता है। तो ये खानदानी लोगों, जो खानदानी नान बाई है, उनके लिए ये कहावत है कि कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, निर्माण की गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है, अर्थात उनके जो विचित्र कार्य हैं, कर्तव्य हैं, उन्हीं पर ये खरी उतरती है, सार्थक साबित होती है। मजा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि, फिर बात बीच में कट जाती है। मियाँ ने तरेरा, अर्थात तेवर दिखाकर, थोड़ा क्रोध दिखाकर, और झूठी है कि यह बात सच्ची नहीं तो और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक है, फरमाते हैं। तो उन्होंने अपना सिर स्वीकृति में हिला लिया। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत।
इस वक्त किधर को? तो मियाँ रहमत को पुकारा कि मियाँ रहमत इस वक्त किधर को, कि इस वक्त कहाँ हो? अरे वह लोंडिया न आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। कि वो लोंडिया से तात्पर्य है कि वह लड़की, रुमाली एक रोटी की ही किस्म होती है जो रुमाली के आकार की होती है, पतली होती है। तो वह लड़की रुमाली रोटी लेने के लिए नहीं आई, शाम को आप मंगवा लेना। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, कि एक बात और आपको बताने का कष्ट उठाना पड़ेगा। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। तो बीड़ी पीते ही उनमें फुर्ती आ गई थी, स्फूर्ति आ गई थी। पूछिए, अरे अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न लेवेंगे। क्या बात ही तो पूछेंगे, जान थोड़ी न लेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो वालिद, मरहूम तो कूच कूच किए 80, पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। जब उन्होंने बात पूछने के लिए कहा कि आपको एक बात बताने का कष्ट करना पड़ेगा, तब मियाँ नसरुद्दीन ने कहा कि आप बात ही तो पूछेंगे, जान थोड़ी न लेंगे। और जान जाने में भी क्या देर है, 70 के तो हो चुके हैं। फिर वो अपने आप से ही कहते हैं कि वालिद मरहूम, मरहूम अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि स्वर्गवासी पिता तो कूच किए, अर्थात वो तो स्वर्ग को चले गए, इस धरती को छोड़कर चले गए 80 पर, कि 80 वर्ष की उम्र में वो कूच कर गए थे, धरती छोड़कर चले गए थे। पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत, इतना समय मिले या ना मिले, कि 70 के तो हो गए, क्या पता कि 80 तक हम भी इस धरती पर जीवन यापन कर पाएं या नहीं। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बनाया तो कहा, कि इस मजमून अर्थात मजमून का अर्थ होता है विषय, कि इस विषय पर जब हम कुछ कह ना पाए तो ये कहा कि अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। बावर्ची खाने से तात्पर्य है कि रसोई, कि आपके किसी बुजुर्ग ने शाही अर्थात राजाओं का जो था बावर्ची खाना या रसोई, कि शाही रसोई में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, यह बात तो पहले ही हो चुकी न, कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बादशाह सलामत के यहाँ हमारे बुजुर्ग काम कर चुके हैं। हो चुकी साहिब, हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। तो हमने ये पहले अध्ययन भी किया था कि मियाँ नसरुद्दीन ने कहा था कि मेरे बुजुर्ग ने बादशाह सलामत को बिना पानी के और बिना आँच के पकवान तैयार करके खिलाया था, जो उन्होंने खाए भी और खूब प्रशंसा भी की। तब पूछा गया कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। तो मियाँ कहता है कि अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं, कि क्यों इस बातों को उधेड़ते जा रहे हो, व्यर्थ की बातें कर रहे हो। कह दिया नहीं कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है, कि ये बताना काफ़ी नहीं है कि हमारे बुजुर्ग बादशाह के यहाँ बावर्ची खाने में काम करते थे। हम खिसियानी हंसी हंसे, अर्थात अंदर ही अंदर छिपाते हुए हंसते रहे। है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। कि यह काफ़ी है कि आपके बुजुर्ग बादशाह के काम करते थे, लेकिन अगर आप नाम बता देते तो हम वह समय मिला पाते उनसे, उस राजा का, और वास्तविक समय मिला पाते, वक्त से मिला लेते खूब। कि वक्त से तो मिला लेते, पर किसे मिलाते जनाब, आप वक्त से? मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो, हमारे मजाक उड़ा रहे हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक, कि समय से समय आज तक कोई नहीं मिला पाया है। खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता। जहाँ पना बादशाह सलामत ही न, कि बताया कि जहाँ पना बादशाह सलामत है।
कौन से? तो उनसे पूछा गया कि कौन से, बहादुर शाह जफर कि कोई और? मियाँ ने खींच कर अर्थात थोड़ी उदासीनता और क्रोध से कहा, फिर अलट पलट के वही बात कि बार बार घुमा घुमा कर तुम वही बात पर आ रहे हो। लिख लीजिए बस यही नाम, आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है, कि आप यही नाम लिख लीजिए, जहाँ पना बादशाह सलामत। तो आपको उसका वास्तविक नाम जानकर कौन सी उसके साथ पत्र व्यवहार करना है, चिट्ठी भेजना है। डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है, कि ऐसा थोड़ी ना है कि आप डाक खाने वाले हैं और डाक खाने के लिए सही नाम पता जरूरी है और आप उनको चिट्ठी भेजना चाहते हैं। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया, अर्थात लगातार उनकी तरफ देखते पाया, तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो, काम से निपटे, कि काम से निवृत्त हो जाएं, भट्टी को सुलगा लो। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से, रूखेपन से, जैसे फांकी काट दी हो, कि जिस प्रकार से हमारे बात को बिल्कुल ही काट दी हो, हमसे पृथक ही हो गई हो, पृथक ही हो गए हों, जिस प्रकार से, अर्थात बिल्कुल रूखेपन स्वभाव से उन्होंने कहा, अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून ने छेड़ने का फैसला किया, कि एक बार तो हमने सोचा कि इनके संतान के बारे में पूछें कि बेटी बेटियां हैं, कितने हैं, लेकिन उनके चेहरे पर दबे हुए अंधड़ के आसार अर्थात संभावना, कहने से तात्पर्य है कि उनके चेहरे पर क्रोध की संभावना देखकर इस विषय को न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। शागिर्दी अर्थात उनके शिष्य बनकर रहते हैं, उनके सेवक बनकर रहते हैं। आगे बताया कि खाली शागिर्दी ही नहीं। तो जब उन्होंने पूछा कि ये कारीगर लोग क्या आपकी शागिर्दी करते हैं, तो मियाँ नसरुद्दीन ने जवाब दिया, केवल शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मंजूरी देता हूँ। इनको श्रम के बदले में मजदूरी भी देता हूँ, अर्थात मजदूरी का जो धन बनता है वह भी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी देता हूँ, कि 2 रुपये मन आटे से जो निर्मित सामग्री है उसकी मजूरी देता हूँ। 4 रुपये मन मैदा की मजदूरी, और मैदा से बने व्यंजन के लिए 4 रुपये मन दिया जाता था। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती थी? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने के लिए बोले, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेवान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन, हाँ, कि तुनकी जो है वो पापड़ से भी ज़्यादा महीन बारीक होती है, किसी दिन खिलाएंगे आपको। तो मियाँ नसरुद्दीन साहित्यकारों की टीम से कहते हैं कि किसी दिन आपको खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने, अर्थात वह समय अब बीत चुका है, और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। तो वर्तमान से तुलना करते हुए कहते हैं कि वह ज़माना बीत चुका है जब उस ज़माने में जो कद्रदान पकाने खाने की कद्र करना, उनकी इज्जत करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निकली और हजम, कि अब
वर्तमान में इस प्रकार का हुनर नहीं है, इस प्रकार का प्रेम भाव नहीं है। वो तंदूर से रोटी निकालते हैं और खा लेते हैं और कुछ देर बाद वह हजम भी हो जाती है। तो इस प्रकार से इस अध्याय का संपूर्ण व्याख्यान पूरा होता है। अब अगले वीडियो में हम इसके सभी प्रश्नोत्तर हल करेंगे। धन्यवाद।